हेलो। हेलो। जो भी आए हैं, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना? आवाज को कम करने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है ना मेरी वॉइस? अतुल अपना ही आप बता देना मेरे को, ठीक है, अगर मेरी वॉइस ठीक से आ रही है। लाइव चैट पे बता देना जो लोग भी आए हैं, ठीक है। अभी चलिए अतुल, जब तक बच्चे आ रहे हैं ना सारे, हम लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है। अतुल, कोई डाउट था आपको पिछले वाले क्लास में? अगर कोई डाउट था तो पूछ लेना, ठीक है। जो हमने शेयर एंड बॉन्ड पढ़ा था अभी तक, ठीक है। आवाज ठीक, मतलब ज्यादा लाउड तो नहीं है ना? ठीक है ना आवाज? चलिए 5 व्यूअर्स आ गए हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। हेलो। चलो, जितने भी लोग आए हैं एक बार कंफर्म कर देना कि मेरी वॉइस ठीक से आ रही है तो, ठीक है। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं, बस हम 10 मिनट में 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी लोग आए हैं मेरा ऑडियो एक बार कंफर्म कर देना, अगर ठीक से आ रहा है तो। ठीक है, क्लियर है, मेरे को बता दिया है। 11 व्यूअर्स हो गए हैं। तो एक काम करते हैं,
जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है ना, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम नया क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो जो लेट आएंगे उनको कुछ ज़्यादा मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। चलिए, तो ये डेवलपमेंट लेंथ, तो हमने शुरू कहाँ से किया था? बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ के से, है ना। तो बॉन्ड का मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है कि आपका जो shear स्ट्रेस होता है वो तो आपका फ्रिक्शन के वजह से होता है कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। पर जो आपका बॉन्ड होता है वो आपका कंक्रीट और स्टील के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उनके बीच के रिलेटिव स्लिपिंग की वजह से वो हमारा बॉन्ड होता है, ठीक है। और यही बॉन्ड हमारा स्टील एंड कंक्रीट को एक साथ रखता है, ठीक है। और अगर स्टील और कंक्रीट को एक साथ रखेगा तो ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस बढ़िया होगा, ठीक है। कॉम्पोजिट एक्शन होगा स्टील और कंक्रीट का, कॉम्पोजिट एक्शन मैंने समझाया था पिछली बार, ठीक है। और स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी होगी, मतलब जितना स्ट्रेन स्टील में आएगा उतना ही स्ट्रेन कंक्रीट में आएगा, ठीक है। इज ऑल्सो ड्यू टू दिस बॉन्ड विच इज बॉन्ड ड्यू टू द सेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ कंक्रीट। मैंने बताया था आपका कंक्रीट वेट होता है जब उसको पोर किया जाता है स्टील के बीच में, तो जब कंक्रीट आपका ड्राई हो जाता है तो कंक्रीट एक टाइप का ग्रिप बना लेता है स्टील के ऊपर, जिसके वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है। और फ्रिक्शन की वजह से एडहेशन होता है। एडहेशन मतलब चिपकने की क्षमता, एक दूसरे से स्टिक कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अगर ये स्टिकीनेस और इस फ्रिक्शन की वजह से, इन दोनों की वजह से बॉन्ड आता है उनके बीच में। और उसकी वजह से क्या क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस, कॉम्पोजिट एक्शन, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ वो मिनिमम लेंथ है स्टील का जो कंक्रीट के अंदर होना चाहिए, ताकि उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हम डेवलप कराना चाहते हैं वो एफिशिएंटली डेवलप हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हम इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर बॉन्ड जैसे मैंने बता दिया था, केमिकल एडिशन, आपका जो गम लाइक प्रॉपर्टी होता है कंक्रीट का वो होता है केमिकल एडिशन। जो होता है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, वो फ्रिक्शन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट की होता है। और स्टील और कंक्रीट के बीच में फ्रिक्शन क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे आपका टायर होता है, टायर के ऊपर आपके थ्रेड्स होते हैं ऐसे, है ना। तो जिसके वजह से टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, वैसे ही आपका स्टील के ऊपर भी रिब्स होते हैं, है ना। रिब्स होते हैं और उसमें उसको ट्विस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जब कंक्रीट के बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंटरलॉक और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस दोनों ही ये स्टील में जो रिब्स होते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको क्लियर करते हैं। The bond is assumed to be perfect in the design of reinforced concrete. The bond between steel and concrete can be increased by the following methods. फिर हमने देखा था किस किस मेथड से इंक्रीज करते हैं। यूजिंग डिफॉर्म बाय, मैंने कहा था रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट, मतलब ज्यादा सीमेंट होगा, उसमें ज्यादा सीमेंट होगा तो एयर वॉइड्स कम होंगे, एयर वॉइड्स कम होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितने मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा भीड़, और जितनी भीड़ उतना ही फ्रिक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से बॉन्ड रेजिस्टेंस बढ़ता है। एडिक्वेट कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन मतलब आपने कंक्रीट को कॉम्पैक्ट किया ताकि कंक्रीट के अंदर की जो एयर वॉइड्स हैं वो कम से कम हुए, तो अगर एयर वॉइड्स कम है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना। प्रोवाइडिंग हुक्स एट द एंड ऑफ द रीइंफोर्सिंग बार, हुक्स मतलब हुक्स ये एंकरेज के लिए देते हैं, ठीक है। और ये क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, कितने एंगल में होता है, कितना लेंथ होता है, ये सब आज समझेंगे हम, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट लेंथ फिर मैंने बताया था, ठीक है। ये आपका टेंशन फोर्स लगता है ना। टेंशन फोर्स कितना होता था हमारा? 0.87 FI हमारा स्ट्रेस है, और इनटू एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट पाई बाई 4 इनटू डाया, ये डाया है, ठीक है, इज इक्वल टू जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है? 2 पाई इंटू आर, है ना। आर मतलब क्या? डाया बाई 2, 2 पाई आर इंटू एल डी, ये सरफेस एरिया हो गया। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रेस कितना है? टाउ बी डी, ठीक है। तो इसको हम इक्वेट करते थे तो इससे क्या आता था हमारा? एलडी का फॉर्मूला आता था। एलडी का फॉर्मूला कितना आता था? 0.87 एफ वाई इंटू डाया, डाया मतलब फाइव बोल लो, इस सिंबल को फाइव बोलते हैं, ये डाया को डिनोट करता है अपॉन टाउ बी डी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक 1.6 का फैक्टर लगता है और 1.25 का फैक्टर लगता है। क्यों लगता है बताओ? 1.6 किस लिए लगता था? 1.6 लगता था जब आपका एच वाई एस डी बार यूज होता था। एच वाई एस डी बार मतलब
कोई भी बार जिसका स्ट्रेंथ Fe 415 या उससे ज्यादा हो, ठीक है। और 1.25 कब होता था, जब आपका सपोर्ट पे ही मेन है बॉन्ड, तो जब आपका सपोर्ट पे कंप्रेशन फोर्स होता है, ठीक है। तो ये अलग से हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपके सपोर्ट पे कंप्रेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो 1.25 का फैक्टर नहीं लगाना, बट 1.6 आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टील यूज हो रहा है, ठीक है। Fe 250 से कोई भी ऊपर का स्टील अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो HYSD है, और HYSD है तो 1.6 आपका डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं क्लियर करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, ठीक है। ये आपका टेंशन फोर्स था। उसके बाद आपका टेंशन फोर्स को हमने उसके सरफेस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उससे इक्वेट कर दिया, उससे हमारा LT का वैल्यू आ गई, ठीक है। याद रखना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। और बाकी डेरिवेशन तो मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है। चलिए, LD इज द एम्बेडेड लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी लेंथ के दौरान जो बॉन्ड है स्टील और कंक्रीट के बीच में वो डेवलप होता है अपने सबसे एफिशिएंट, सबसे मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। Fy कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है आपका, टाउ BD आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस आपका मैंने बताया था आपको IS कोड में। आपका एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर गिवन है, ठीक है। सब लोग अपना IS कोड खोल के रखना है, IS कोड मैंने भी खोल के रखा हुआ है, ठीक है। आपके पेज नंबर 43 में टेबल 26.2.1.1 इसमें आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस गिवन है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस गिवन है, ठीक है। और उसी के नीचे आपका गिवन है फॉर डिफॉर्म बार मतलब HYSD बार के लिए 1.6 से हम टाउ BD को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अभी अभी ये वाला टेबल। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टाइप ऑफ स्टील, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखिए, ग्रेड के हिसाब से आपका टाउ BD बढ़ रहा है घट रहा है जो, ठीक है, ठीक है। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा तो टाउ BD भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और टाइप ऑफ स्टील, ठीक है, अगर Fe 250 है तो कोई भी मॉडिफिकेशन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। बट अगर Fe 250 से बड़ा मतलब अगर Fe 415 है तो 1.6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टाउ BD के वैल्यू को, ठीक है। The permissible bond stress depends upon the grade of concrete and type of steel, mild steel or HYSD. The value of permissible bond stress are given in this, वो तो मैंने बता दिया पेज नंबर 43 आपके IS 456 में, ठीक है। इस टेबल को पेंसिल से मार्क कर लेना, ठीक है। फिर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स, ठीक है, प्लेन बार्स, ठीक है। हमें प्लेन बार्स लिखे, प्लेन बार मतलब माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड स्टील मतलब Fe 250, ठीक है, ठीक है। Fe 250, ठीक है। Fe 415 होगा तो पता ही है हमें कि हमें इन्हीं वैल्यूज से 1.6 मल्टीप्लाई कर देना है और फिर LD के फॉर्मूले में यूज करना है, ठीक है। फॉर डिफॉर्म बार्स टाउ BD इज 60% मोर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स, ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने बताया था कि बॉन्ड को इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि आप उसको डिफॉर्म कर दो, उस पर रिब्स ले आओ, कोरुगेशंस ले आओ, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाती है, तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो टाउ BD बढ़ ही जाएगा, है ना। तो देख रहे हो ना कि आपका टाउ BD बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेस उसके बीच में बढ़ गया, ठीक है। और ऊपर से देखो अगर जैसे आपका ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है और आपने ये आपका स्टील बार दिया है, ठीक है, यहाँ पे स्टील बार दिया है। तो अगर यहाँ पर कंप्रेशन पैदा हुआ, कंप्रेशन, अगर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन मतलब क्या, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो हमें डेवलपमेंट लेंथ कम चाहिए होगी, इसलिए हम लोग जो LD का आपका फॉर्मूला, LD का फॉर्मूला क्या है 0.87 Fy इंटू डाया अपॉन 4 टाउ BD। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर देते हैं इसको 1.25 से, 1.25 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाइयों जितने भी लोग आए हैं, ठीक है। हमने बस कल की चीजें रिवाइज की है, ठीक है। बाकी से 25 व्यूअर्स हैं अभी तक, तो अगर आप लोग व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो
तो ये जो यहाँ का लिंक है वो भेज दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, ताकि जितने ही बच्चे हैं वो आ जाए, उनका मिस ना हो क्लास, ठीक है। तो एक 1.25 का फैक्टर मैंने पढ़ाया था और एक 1.6 का पढ़ाया था। 1.6 का कब होता है? जब आपका HYSD यूज होता है, ठीक है, और 1.25 कब होता है? जब सपोर्ट पे कंप्रेशन पैदा होता है, ठीक है। तो सपोर्ट पे कंप्रेशन पैदा हो रहा है कि नहीं, ये आपको स्पेशली गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि कभी भी एज्यूम नहीं करना खुद से। बट 1.6 वाला जो फैक्टर है, दोनों ही फैक्टर नीचे आते हैं, ठीक है, कोई भी फैक्टर ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो 1.6 वाला कब होता है? जब आपका HYSD बार यूज होता है। तो आपको ये हमेशा देखना है क्वेश्चन में कि कौन से टाइप का स्टील बार यूज हुआ है, ठीक है। चलिए तो मैं एरेज करता हूं सब कुछ, ठीक है। तो आपका 1.25 का फैक्टर कब आता है? जब आपका कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम क्लास 16 स्टार्ट करते हैं। बाकी आप देख लो, जितने भी लोगों के साथ आपको लगता है कि वो उनको नहीं पता इस क्लास के बारे में, तो उनको बता देना आने के लिए, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ स्टील बार ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, ठीक है, कैसे, ठीक है। तो ये मतलब जितने भी ग्रेड ऑफ स्टील है उसके हिसाब से आपको डेवलपमेंट लेंथ कैसे बढ़ता है वो गिवन है, ठीक है। तो आप देखोगे, देखो डेवलपमेंट लेंथ तो आपका Fe415 है, उसका Fe250 या Fe500, जैसे Fe415 का Fe250 से ज्यादा है और Fe500 का Fe415 से ज्यादा है, ठीक है। तो इस ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एलडी का फॉर्मूला क्या है? 0.87 इंटू Fy इंटू डाया अपॉन 4 टाउ बीडी। तो टाउ बीडी कहां से आएगा? देखिए M15 है, तो M15 के हिसाब से आपका टाउ बीडी कितना है? M15 के लिए आपका टाउ टाउ बीडी वैसे उसमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए जैसे M20 के लेते हैं, ठीक है, तो M20 के लिए आपका टाउ बीडी कितना है? 1.2। तो Fe250 के लिए कैसे निकालोगे? 0.87 इंटू Fy कितना होगा? 250, ठीक है, इंटू डाया को वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है, अपॉन 4 इंटू टाउ बीडी कितना गिवन है हमारे टेबल में? 1.2। तो देखते हैं क्या इतना ही आता है कि नहीं। 0.87 इंटू 250 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1. ठीक है, एक 0.87 250 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1.2, ये आपको तकरीबन 45.5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम लेंथ है, ये हमारा मिनिमम लेंथ चाहिए हमें, मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। पर यहाँ पर 55.5 गिवन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम साइट पे ज्यादा सेफ्टी रखने के लिए हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को बढ़ा देते हैं कभी कभी, ठीक है। बाकी आपका इतना आपका मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है, इतना आपको मिनिमम चाहिए। मिनिमम आपका 45.5 है और हम उससे 5, 6 या 10 फाइव बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। और जब कंप्रेशन में क्या हुआ? कंप्रेशन में यही वाला चीज 1.25 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 55 डिवाइड बाई 1.25 करेंगे तो आपका 44 आएगा, ठीक है, 44.5, ठीक है। और आपका ये देखिए जैसे जैसे आपका F5 बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर 415 है, यहाँ पे 500 है, आपका LD भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि LD F5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे F5 बढ़ेगा तो आपका LD भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि अगर F5 बढ़ेगा तो उसमें जो टेंशन वाला फोर्स था 0.87 F5 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर वो बढ़ेगा, तो इसलिए हमें LD भी ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। और बाकी कंप्रेशन के लिए कैसे कम हो रहा है ये वो तो पता ही है हमें, ठीक है। तो ये 45.5 था, तो हमने थोड़ा एक 5 बढ़ाकर 46.5 यहाँ पे यूज किया, ठीक है। M20 के लिए क्या होगा? 0.87 इंटू 250, ठीक है, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई M25 का बॉन्ड स्ट्रेस क्या है? 1.4। तो ये आपका आएगा 38.839 और यूज कितना किया है? 39, ठीक है। तो अगर जैसे आपका जैसे 38.55 आ रहा है LD, ठीक है, तो आप इससे बड़ा वाला ही लोगे, इसके नियरेस्ट बड़ा वाला इंटीजर, तो कितना होगा? 39.5, ठीक है, 39.5 यहाँ पर यूज किया। तो समझ गए ना ये वाला टेबल कैसे बना? ये वाला टेबल भी बनाने के लिए बोलूंगा मैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा ये टेबल, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है। आपका ये जो एल डी आएगा, ये जो एल डी की वैल्यू आएगी, पर अगर वो बंडल्ड बार हुआ, बंडल्ड बार, अगर वो बंडल्ड बार हुआ, बंडल्ड बार मतलब जैसे आपका आपका जैसे ये ऐसे बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे अलग अलग बार देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारा स्टील यूज करना पड़ता है, तो बहुत सारा स्टील यूज करने के लिए बहुत सारा कंक्रीट भी चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कंक्रीट की वॉल्यूम उतनी रखेंगे, बट हम बंडल्ड बार्स घुसा देंगे। बंडल्ड बार्स कैसे, ऐसे ऐसे करके दो दो बार एक एक साथ घुसा देंगे, ऐसे करके कोई स्पेसिंग रखेंगे बीच में, क्योंकि इतना जगह होगी नहीं वहां पे, ठीक है। तो हम बंडल्ड बार जैसे ऐसे बंडल्ड बार इंस्टॉल करते हैं उसमें, ठीक है। इसकी डिजाइनिंग आपके में आएगी नहीं, इतना आप वरी मत कीजिएगा, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी साइट पे जब हमें बहुत ज्यादा स्टील यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो कंक्रीट की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो कंक्रीट की वॉल्यूम अगर हमारे पास कम ही दे सकते हैं, हम हमें इकोनॉमिकल बनाना है, तो हम बंडल्ड बार दे देते हैं, ठीक है ना। बंडल्ड बार, तो बंडल्ड बार के केस में हम लोग का डेवलपमेंट लेंथ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि देखो अगर बंडल्ड बार्स हैं, तो जो सरफेस एरिया है स्टील का कंक्रीट के लिए, तो जो सरफेस एरिया अगर हम इसको अलग अलग देते, अगर अलग अलग 4 बार देते, तो कंक्रीट और स्टील के बीच में सरफेस एरिया होता वो ज्यादा होता। और हमने जो कि बंडल्ड बार्स दिया है, तो देखोगे कि जो सरफेस एरिया स्टील का स्टील के साथ ही है बंडल की वजह से, वो सरफेस एरिया कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में नहीं आया। तो कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में नहीं आया, तो उसके बीच में बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाई। तो इसलिए हम लोग ज्यादा डेवलपमेंट लेन देते हैं, ठीक है। अगर दो पार्ट्स को हमने बंडल करके डाला हुआ है, तो हम एलडी को 10% से बढ़ा देंगे, ठीक है। एलडी जो भी आएगा उसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 3 बार्स इन कॉन्ट्रैक्ट है, तो एलडी को जो भी हमारा एलडी का वैल्यू आएगा उसको हम 20% से बढ़ा देंगे, मतलब 1.2 से इंटू कर देंगे। और अगर 4 बार्स इन कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है 4 बार्स इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो हम लोग एलडी को 33% बढ़ा देंगे, ठीक है। 33% मतलब 1.33 से इंटू कर देंगे, ठीक है। अगले स्लाइड में मैंने लिख रखा है, जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया है कि क्यों बंडल बार्स में हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को बढ़ाते हैं। मोहम्मद आरिफ ने पूछा है, बंडल्ड को रिप्लेस करके डाया इंक्रीज करके सिंगल बार नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, बट हमारा जो डाया होता है बार का, वो अराउंड 28 या 32 mm डाया से ज्यादा नहीं लगाते हैं हम, ठीक है। तो अगर उसमें भी अगर हमें 32 mm डाया के बहुत सारे बार लगाने पड़े, तो हमें बंडल करना पड़ेगा। हम बिल्कुल कर सकते हैं, हम पहले यही करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, जितने बार्स चाहिए उसको, नंबर ऑफ बार्स को कम करने के लिए पहले तो हम उसका डाया बढ़ाते हैं, ठीक है। बट डाया बढ़ाने के बाद भी अगर नंबर ऑफ बार्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो कंक्रीट के वॉल्यूम को बढ़ाना अवॉइड करना है हमें, तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग बंडल करके बार्स को डालते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल सही डाउट पूछा था आरिफ अंसारी, ठीक है। पर जब हमारा साइज ऑफ बार हम मैक्सिमम तक पहुंच गए हैं, और तब भी हमें बहुत सारे बार्स यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर हम लोग बंडल बार्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए रेज करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाय डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज फॉर बंडल्ड बार्स, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। ठीक है, there must be certain minimum spacing between reinforcing bar to ensure that during construction fresh concrete can be placed easily. Therefore, there are large number of bars required to be provided based on design. It may not be possible to place the bars separately with necessary clearance. क्यों? क्योंकि आपका कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसके लिए, ठीक है। सो इन केस व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बार्स आर रिक्वायर्ड टू बी अकोमोडेटेड इन अ स्ट्रक्चर, बार्स आर बंडल्ड टुगेदर, अदरवाइज रिक्वायर्ड कंक्रीट वॉल्यूम बिकम्स ह्यूज ड्यू टू मिनिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट बिटवीन बार्स एंड प्लेस इनसाइड द कंक्रीट टू प्रोवाइड नेसेसरी अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। बट बंडल्ड बार्स हैव लो कॉन्टैक्ट एरिया, क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपका बंडल्ड बार यूज हुआ है, ये वाला सरफेस एरिया कंक्रीट के साथ है, ये वाला सरफेस एरिया कंक्रीट के साथ है, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है। पर मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ये कंक्रीट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है। दिस अफेक्ट्स द बॉन्डिंग बिटवीन द कंक्रीट एंड द रीइंफोर्समेंट, ठीक है। टू कंपनसेट दिस डेवलपमेंट लेंथ इज इंक्रीज सूटेबली 10%। जब दो बार कॉन्टैक्ट बंडल्ड है,
20% जब 3 बार्स का बंडल हमने इंस्टॉल किया है, और 33% जब हम 4 बार्स का बंडल इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे जाके एग्जाम देंगे उसमें भी आता है, ये हमेशा आता है कि अगर 4 बार्स बंडल में है तो डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा। तो पहले तो आप एलडी निकालेंगे नॉर्मल फॉर्मूले से, ठीक है, उसके बाद आप उसको 1.1 या 1.2 या 1.33, वो डिपेंड करेगा आपके 2 बार बंडल में है या 3 बार बंडल में है या 4 बार बंडल में है। ठीक है, चलिए तो हम इरेज करते हैं। एंकरेज ऑफ फॉर रीइंफोर्समेंट बार, ठीक है, एंकरेज आपका एक तरीके का डेवलपमेंट लेंथ ही होता है, ठीक है, और आपके टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए, क्योंकि टेंशन में तो खिंच रहा है ना, तो टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए डेवलपमेंट लेंथ के साथ साथ थोड़ा और हम एक एंकरेज देते हैं। ठीक है, वो आपका जैसे समझ लीजिए कि ये आपका बीम है, ठीक है, मैं सीधा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बीम है और ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपका सपोर्ट का मिड है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे स्टील रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट लगाया, तो जो ये सपोर्ट के मिड के आगे, सपोर्ट के मिड के आगे जितना जाता है वो, जितना जाता है वो, इसको हम बोलते हैं एंकरेज। ठीक है, एंकरेज, एंकरेज मतलब एंकर कर रहा है उसके अंदर जाके। ठीक है, एल नॉट, इसे टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए होता है। ठीक है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में बस हम सपोर्ट के अंदर एलडी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए हम ये एंकरेज एल नॉट का वैल्यू और देते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ सेम है। ठीक है, पर टेंशन रीइंफोर्समेंट में जो कि वो स्टील खींच रहा है बाहर, तो इसलिए हम एलडी से थोड़ा सा और ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, एल नॉट भी प्रोवाइड करते हैं उसमें। ठीक है, आगे जाके समझते हैं। ठीक है, चलिए, आर्यन कुमार पूछ रहा है, सर भी इफ वी यूज डंबल्ड बार्स विल द सेक्शन बी, सर एंकर प्रोवाइड कर देंगे तो डेवलपमेंट लेंथ भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, एंकरेज लेंथ जो होता है आपका डेवलपमेंट लेंथ का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जब आपका डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाए या फिर यहाँ पर आपका कम लेंथ है, तो वहां पे हम उसको रोल करके मोड़ के फिर इंस्टॉल करते हैं सपोर्ट पे। ठीक है, तो एंकरेज लेंथ जो है वो अल्टीमेटली आपका डेवलपमेंट लेंथ का ही एक पार्ट है, बस वो वाला पार्ट है वो जो आपका सपोर्ट के मिड के आगे गया है। ठीक है, अभी जाके समझेंगे तो आप समझेंगे कि क्या है ये एग्जैक्टली। ठीक है, development length of bar can be provided in the form of straight bar if available, or it may be partially straight and partially hooked। ठीक है, मतलब जैसे आपका ये आपका बीम है और ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, और आपको इस पॉइंट पे आपका समझ लीजिए बेंडिंग मोमेंट 0 है ना, हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा है सिंपली सपोर्टेड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्या है, स्टील को आप रोक सकते हैं, बट स्टील को रोकने के पहले हमें स्टील को एक डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ेगा आगे। ठीक है, ताकि वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड डेवलप करे। तो समझ लीजिए हमारा डेवलपमेंट लेंथ का, समझ लीजिए कि ये हमारा 400 mm का है, 400 mm का सपोर्ट है। ठीक है, बट डेवलपमेंट लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है समझ लीजिए हमारी 700 mm है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना तो स्पेस है नहीं, ऊपर से हमें क्लियर कवर भी देना है, क्लियर कवर भी 25 mm का देना होता है हमें बीम में, है ना, तो कितना स्पेस बच गया हमारे पास, 375 mm। ठीक है, और हमें चाहिए कितना, 700। तो हम क्या करेंगे, इस बार को ले जाएंगे यहाँ तक, 375 मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बेंट अप कर देंगे, हुक कर देंगे, हुक बेंट अप नहीं, मतलब वो वाला ये शेयर रीइंफोर्समेंट वाला बेंट अप नहीं है। ठीक है, हम बस इसको हुक कर देंगे, तो ये हुक वाला पार्ट जो है ये आपका रिमेनिंग जो लेंथ है उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हुक बोलते हैं। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होता है ये डिपेंड करता है कि आपका एंगल कितना है। ठीक है, अगर आपके बेंड करने का एंगल 45 डिग्री है तो उसका आपका लेंथ होता है 45। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अगर 90 डिग्री है तो आपका जो लेंथ होता है वो होता है 85। ठीक है, और ये जो लेंथ होता है ये एल नॉट होता है, और इसका भी फॉर्मूला होता है, आगे जाके समझते हैं हम। ठीक है, मैंने मोटा मोटा आपको बताया बस यहाँ पे। ठीक है, चलिए, एंकरिंग बार्स इन टेंशन, पहले हम टेंशन का समझेंगे। ठीक है, हुक्स आर प्रोवाइडेड नॉर्मली इन प्लेन बार्स इन टेंशन, जब भी टेंशन में होता है स्टील तो आप हुक प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जब भी आपका टेंशन होता है स्टील में तो टेंशन खींच सकता है बाहर,
है ना। कंप्रेशन होगा तो स्टील को धकेल रहे हैं हम कंक्रीट के अंदर, तब तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर टेंशन है तब तो स्टील खींच के बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो हुक्स प्रोवाइड करते हैं जनरली टेंशन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिफॉर्म बार में बी यूज विदाउट एन एंकरेज इफ डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। मैंने बताया था आपको, अगर सपोर्ट पे जितना हमें डेवलपमेंट लेंथ चाहिए उतना लेंथ है वहां पे, तो फिर हम लोग कोई हमें हुक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हुक मतलब एंड एंकरेज, एंड एंकरेज जो है हुक की बात कर रहा है, ठीक है, हुक की बात कर रहा है, जो हम बेंड करके ऊपर ले जाते हैं स्टील को, ठीक है। तो इस हुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ जितना लेंथ सपोर्ट पे है, पर अगर नहीं है तो हमें हुक करना पड़ेगा ताकि वो लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाए। इस लेंथ की रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलिए, The hook should always conform to the specification. Specification मतलब जितने में डिजाइन ड्राइंग में जितना भी एंगल में उसको बेंड करने के लिए बोला है उतने एंगल में होना चाहिए। एंकरेज वैल्यू, एंकरेज वैल्यू मतलब जैसे आपने ये किया, तो जहां से आपने उसको बेंड करना शुरू किया, ऊपर जहां से बेंड करना शुरू किया वहां से लेकर जहां पर बेंड खत्म हुआ, ये बोलते हैं एंकरेज वैल्यू, एंकरेज वैल्यू, ठीक है। एंकरेज वैल्यू या फिर एल नॉट, ठीक है। एंकरेज वैल्यू या एल नॉट। एल नॉट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एल नॉट आपका आगे जाके एक फॉर्मूले में यूज होगा, ठीक है। तो जहां से आपका बेंड शुरू होता है और जहां पे आपका बेंड खत्म होता है वहां तक का जो लेंथ होता है उसको एंकरेज वैल्यू बोलते हैं। और अगर 45 डिग्री पे बेंड है, 45 डिग्री मतलब आपको ऐसा क्या, ठीक है, एक मिनट, हाँ ऐसा किया और इसको ऐसे बेंड कर दिया आपने 45 डिग्री पे, तो जहां से कर्व शुरू हुआ होना और जहां पे ये कर्व खत्म हुआ उसका जो लेंथ है वो आपका 4 होगा। 5 मतलब डाया, जो भी डाया है इस बार का, ठीक है, ठीक है। तो इट द एंकरेज वैल्यू मतलब एल नॉट शैल बी 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, 4 times the diameter of bar for each 45 degree bend to a maximum of 16 times of diameter of bar, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए आ गए हम, ठीक है। तो आपका एंकरेज वैल्यू जो है वो 45 जितना 45 डिग्री के मल्टीपल्स के हिसाब से वेरी करेगा। अगर 45 डिग्री पे है तो 4 5, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे है तो 4 इंटू 2 5 मतलब 8 5, ठीक है। अगर 135 डिग्री पे है तो वो होगा 12 5, ठीक है। और मैक्सिमम ऑफ 16 डायमीटर ऑफ 16 डायमीटर ऑफ बार, 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार मतलब ऐसा आपका बार ऐसे गया और आपने बिल्कुल 180 कर दिया उसको ऐसे, तो कितना एंगल घूम गया बताओ, कितना एंगल घूम गया, 180 डिग्री घूम गया ना। और 180 डिग्री अगर 45 से आप डिवाइड करेंगे 180 को तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो 45 के लिए तो 4 आया था हमारा लेंथ, है ना। तो 180 डिग्री के लिए कितना होगा 4 इंटू 4 16 डाया, ठीक है। तो यू टाइप हुक, ये बहुत क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो आपका कभी भी अगर गिवन है तो यू टाइप हुक है, यू टाइप मतलब यहाँ पर यू टाइप बनाना, यू टाइप हुक मतलब 180 डिग्री घुमा दिया आपने स्टील को, ठीक है। तो उसमें आपका एंकरेज लेंथ कितना होगा 16 इंटू डायमीटर ऑफ द बार 16 5, ठीक है। ये आपका एल नॉट का वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंकरेज समझ में आ गया ना, यही एल नॉट को हम आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक इज इक्वल टू 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। मैंने बताया था यू टाइप मतलब 180 डिग्री बन रहा है और 180 डिग्री बन रहा है तो 180 बाई 45 4 और 45 डिग्री के लिए 4 टाइम्स है, तो 180 के लिए कितना होगा 4 इंटू 4 16 टाइम्स, ठीक है। एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड 90 डिग्री बेंड इज 8 टाइम्स, ठीक है। 90 डिग्री में 8 टाइम्स क्यों, 45 में 4 है तो 90 45 का डबल है तो 4 का डबल 8 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ आपके वैल्यूज है कि कैसे आपका देखिए जहां से आपका कर्व शुरू हुआ जहां से आपका कर्व खत्म हुआ, तो ये जो आपकी लेंथ है, ये आपकी जो लेंथ है इसको बोलते हैं एल नॉट या एंकरेज लेंथ, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपका यू टाइप है तो ये हो जाएगा 16 5, ठीक है। और यहाँ पे आपका 90 डिग्री बेंड है, तो जहां से आपका कर्व शुरू हुआ जहां तक आपका कर्व खत्म हुआ
तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एल नॉट, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 8.5, ठीक है, समझ गया ना। तो ऐसे ही मैंने दिखाया है कि साइड पे ऐसे देते हैं एंकरेज, ठीक है। चलिए बाकी देखो यार 31 स्टूडेंट्स ही आए हैं आज और टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, तो भाई ये तो बहुत ही कम अटेंडेंस है, ठीक है ना। तो शेयर करते रहो यार इसको, ताकि बच्चे आए यार, उनका क्लास मिस ना हो। रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा बाद में, बट आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे ना फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंकरेज फॉर बार्स इन कंप्रेशन, अब कंप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। द एंकरेज लेंथ ऑफ बार इन कंप्रेशन इज इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार इन कंप्रेशन, ठीक है। देखिए जो एल नॉट का हमने अभी बात करी थी वो सिर्फ आपके टेंशन के लिए होता है, ओनली टेंशन के लिए, ठीक है। कंप्रेशन में आपका एल नॉट इक्वल टू एल डी होता है, ठीक है, एल नॉट इक्वल टू एल डी होता है कंप्रेशन में। द एंकरेज लेंथ ऑफ बार इन कंप्रेशन इज इक्वल to the development length of bars in compression. The compression bars require no special anchorage arrangement, ठीक है। L नॉट की जरूरत कंप्रेशन में नहीं होती, ठीक है, आपका सिर्फ टेंशन रीइंफोर्समेंट में होती है, ठीक है। राहुल बोल रहा आशी ड्राइंग में 9 इंटू डाया लिया था, क्या लिया था 9 इंटू डाया, किसके लिए लिया था ये बताइए, पूछिए राहुल। 9 इंटू डाया बोल रहे हैं आप, 9 डाया क्या 45 डिग्री के लिए बोल रहा है कि 90 डिग्री के लिए बोल रहे हैं, 90 डिग्री के लिए 9 इंटू डाया लिया था। एंकरेज 9 इंटू डाया लिया था, देखिए वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए वो तो जो मैंने बताया वो थियोरेटिकल है, ठीक है। जब आप बेंड करेंगे ना बार को, ठीक है, तो आपने किसको क्या सोच के किया कि ये 8.5 है, ठीक है, पर स्टील डक्टाइल है तो स्टील थोड़ा एक्सटेंड भी होगा, ठीक है, तो स्टील थोड़ा एक्सटेंड भी होगा, तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू आती है लेंथ की वो 9.5 आती है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो आती है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है उसका लेंथ। किसी भी चीज को आप बेंड करेंगे, जैसे आपने इरेजर लिया, इरेजर को बेंड किया, उसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, तो थ्योरेटिकली हम क्वेश्चन में उसको एल नॉट की वैल्यू 8.5 लेते हैं, ठीक है, पर जब हम बेंड कर देते हैं तो 9.5 हो जाता है एक्सटेंड होके, ठीक है, समझे राहुल। बता दीजिए अगर चैट पे समझ में आ गया तो। ठीक है, हाँ मोहम्मद साहब पूछिए, आप कुछ पूछ रहे हैं। हाँ वो तो है, बट थ्योरेटिकली हम उसको 8.5 ही मानते हैं। वो कितना एक्सटेंड हुआ हमें नहीं पता ना, एक्सटेंड हो रहा होगा, ठीक है, एक्सटेंड हो रहा होगा, 9 डाया बन जा रहा होगा, बट डिजाइनिंग के वक्त तो हमने कुछ बेंडमेंट नहीं किया ना, डिजाइनिंग के वक्त हम एन नॉट को 8.5 ही लेंगे, ठीक है। 10 डाया भी हो सकता है, 11 डाया भी हो सकता है, वो तो हमें उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें थ्योरी से लेना देना है कि वो 8 डाया होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 9 डाया इसलिए होता है कि एक्सटेंड हो जाता है उसका लेंथ, ठीक है। देखिए आप जो 9 डाया बोल रहे हैं, मैं थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, पिछले वाले स्लाइड में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर n5 ही है, समझ रहे हैं, यहाँ पे n5 ही है, वो यहाँ तक n+1 5 है, ठीक है, बट n5 यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक n5 है, तो ये वाला लेंथ ले लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ये वाला लेंथ ले लिया, ठीक है। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए आपका जो अंदर वाला लेंथ है, अंदर वाला लेंथ जो है वो n5 ही है, ठीक है, और उसके बाद यहां से आपका 4-5 शुरू हो जाता है, तो n कितना है हमारा 4 है, तो 4+4 यहाँ पर हो गया आपका 8-5, ठीक है। और बाहर वाला जो लेंथ है, ठीक है, और बाहर वाला जो लेंथ है वो यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है, जो बाहर वाला लेंथ है ये आपका थोड़ा एक्सटेंड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको कर्व ज्यादा देना पड़ा हमें, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर अंदर मेंटेन करना है, कि अंदर में 8.5 मेंटेन करना है। तो अगर खुद भी सोचे कोई भी अगर कर्व है, तो उसको आप अगर उसको कोई भी लोहा का सरिया है, ठीक है, तो अगर आप उसको बेंड कर रहे हैं तो अंदर वाला लेंथ और बाहर वाला लेंथ में डिफरेंस होगा, तो बाहर वाला लेंथ जो है वो आपका 9.5 है, ठीक है,
एक्चुअली प्रैक्टिकली जो एक्सटेंड होकर डक्टिलिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है, पर हम प्रोवाइड 8 डाया ही कर रहे हैं, ठीक है, 8 डाया ही एल नॉट प्रोवाइड कर रहे हैं डिजाइन में, ठीक है ना। मोहम्मद आरिफ अंसारी पूछ रहे हैं मिनिमम हुक लेंथ 75 mm से लेस नहीं होना चाहिए, तो अगर 8 mm डाया होगा तो हमें 10D लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो आपके कुछ वैल्यूज हैं जो हमें थंब रूल के लिए हमें याद रखना है कि मिनिमम हुक लेंथ इतना तो होना चाहिए, ठीक है, तो वो वाले तो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पर हम थ्योरेटिकली जो हमें फॉर्मूले में यूज करने हैं वैल्यूज 8 डाया या 16 डाया उसकी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर 75 mm का मिनिमम हुक लेंथ आपका रिक्वायर करता है डिजाइन, ठीक है, या फिर आईएस कोड बोलता है, तो हम लोग फिर उसको वहां पे 10D यूज कर लेंगे, ठीक है, पर जनरली आपका 8 mm डाया का तो हम रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं नहीं, ज्यादातर उससे ज्यादा का यूज करते हैं। 8 mm डाया जनरली हम शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो शेयर रीइंफोर्समेंट में अगर आपको हुक्स देने हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हाँ कि यार 75 mm से कम तो होना नहीं चाहिए, तो हम 10D यूज कर लेंगे, ठीक है। पर अगर जैसे हम मेन रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो मेन रीइंफोर्समेंट का डाया ज्यादातर 16 mm 20 mm 24 mm का होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से 8 डाया अगर हम करेंगे तो 75 mm से ज्यादा ही आएगा उसका हुक लेंथ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये तो मैंने समझा दिया था कि कंप्रेशन बार्स रिक्वायर्ड नो स्पेशल एंकरेज अरेंजमेंट्स, ठीक है। चलिए फिर हम अब शियर रिइंफोर्समेंट का पढ़ते हैं, ठीक है। शियर रिइंफोर्समेंट मैंने बताया था क्या होता है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। समझ लीजिए आपका ऊपर 2 बार्स हैं, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट कैसे देते हैं मैं समझाऊंगा, अभी बस ये समझते हैं कि शियर रिइंफोर्समेंट कैसे देते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये शियर रिइंफोर्समेंट हो गया, ठीक है, ऐसे आया शियर रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इस कर्व के आगे जितना आप लेंथ देते हैं, ये कर्व यहाँ खत्म हुआ, ठीक है, तो इसके आगे जितना आप ये लेंथ देते हैं, ठीक है, ये होता है आपका एल नॉट या एंकरेज लेंथ फॉर शियर रिइंफोर्समेंट। या तो आप ऐसे देंगे, ये कितना एंगल हुआ, ये यहां से 45 डिग्री हुआ, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ले जाएंगे सीधा, ठीक है, तो आगे ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका एंकरेज वैल्यू डिफर करेगा शियर रिइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। शियर रिइंफोर्समेंट वैसे तो बस यहीं तक आना था इसको, इसके आगे हम इसको और आगे ले गए, है ना, एक्स्ट्रा ले गए, तो कितने ले गए, क्योंकि ताकि वो एंकर करे और बाहर ना निकले वहां से, ठीक है। तो इसको हम एंकरेज लेंथ बोलते हैं शियर रिइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। अभी डायग्राम में समझेंगे हम कि शियर रिइंफोर्समेंट कैसे देते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, अगर 135 है 12D होगा, ठीक है, अगर 45 डिग्री है तो 4D, और 135 को 45 डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो 4 into 3 12D हो जाएगा, ठीक है। चलिए, as per the development and anchorage length deemed to provide stirrups when the stirrup is bent to an angle 90 degree around a bar of at least its own diameter। मतलब जैसे आपका ये अगर बार है, आपका शेयर इन्फोर्समेंट ऐसा जा रहा है, तो शेयर इन्फोर्समेंट और ये जो बार का डाया है ये सेम, अगर सेम हो वो, ठीक है। वैसे तो देखो हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट का डाया कितना रखते हैं, 8 mm 8 mm तक ही रखा है हमने अभी तक, बट मेन रीइंफोर्समेंट का डाया कितना रखते हैं, 16 mm 20 mm। तो जनरली ये रिक्वायरमेंट पैदा नहीं होती साइट पे, पर इसने बोला अगर मेन रीइंफोर्समेंट और आपका शेयर रीइंफोर्समेंट दोनों का डाया सेम है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर आपका शेयर इन्फोर्समेंट खत्म, जैसे यहां पर खत्म हुआ, ठीक है, तो हम 90 डिग्री मोड़ेंगे इसको, ठीक है, मैं इसको अलग पेन से ड्रॉ करता हूं जो हमने एक्सटेंड किया है, इसको 90 डिग्री मोड़ेंगे, और 90 डिग्री मोड़ने के बाद हम, ये होगा हमारा एंकरेज लेंथ, ठीक है, एंकरेज लेंथ, और कितना होगा ये होगा 8 डाया, ठीक है। 90 डिग्री मोड़ा है तो 8 डाया हो जाएगा, ठीक है। और अगर 90 से भी ज्यादा मोड़ा है और ऐसे मोड़ा है, ठीक है, तो ऐसे जा रहे थे हम, ठीक है, और हम मोड़े ऐसे, तो कितना डिग्री हो गया ये, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो इसके लिए कितना होगा, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा आपका एंकरेज लेंथ, और एंकरेज लेंथ कितना होगा, 12 डाया, ठीक है। वही रूल फॉलो हो रहा है, याद है ना, 45 डिग्री के लिए 4D, 90 डिग्री के लिए 8D, 135 के लिए कितना होगा फिर 135, कितना मल्टीपल है उसका 45 का, थर्ड मल्टीपल, तो 4 into 3 12D, ठीक है। उसके बाद अगर उसको हमने ऐसे बेंड कर दिया तो ये कितना एंगल हो गया 180, तो इसके लिए कितना होगा
16 डाया। ठीक है, तो ये समझे ये हम कैसे shear reinforcement को एंकर कर रहे हैं और कब एंकर करते हैं, जब आपका shear reinforcement और मेन reinforcement जिसके अराउंड आप shear reinforcement को ले जाते हैं उनका डाया सेम है। ठीक है, समझे ना, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, और भी अच्छे ड्राइंग आपको आगे दिखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, when the bar is bent through an angle 135 degree and is continued beyond the curve, beyond the curve मतलब ये आपका reinforcement है और ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है, तो कर्व के बियॉन्ड 90 डिग्री 135 180। ठीक है, तो 90 पे कितना हुआ 8 डाया, 135 में कितना हुआ 12 डाया और 180 में कितना होगा 16 डाया। ठीक है, भाई रूल फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, 180 डिग्री पे 16D कैसे होगा, देखो मैंने कहा था हर 45 डिग्री बेंड के लिए हम 4 डाया का एंकरेज देंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर लीजिए, अब 45 डिग्री के लिए 4 डाया का 4 इंटू डाया इतना का एंकरेज लेंथ दे रहे हैं, तो 180 के लिए 16 कैसे होगा, देखो 180 डिवाइड बाय 45 कितना आ गया 4, तो 45 डिग्री के लिए हम दे रहे थे 45 का, सॉरी 45 डिग्री के लिए हम दे रहे थे 4 का एंकरेज, तो 180 जो कि 45 का 4 टाइम्स है, तो उसके लिए कितना एंकरेज देंगे 4 इंटू 4 16 डाया का। ठीक है, इसलिए 16 का आपका एंकरेज लेंथ आता है जब 1 डिग्री पे बेंड करते हैं हम एंकरेज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली ये वैल्यू कैसे आई, देखिए ये प्रैक्टिकली ये वैल्यू तो हमें तो कोर्ट ने दिया है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकली ये वैल्यू कैसे आई, डिराइव कैसे हुई, तो मैं एक बार देखता हूँ, अगर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मिलता है सूटेबल जो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि प्रैक्टिकली कैसे आई ये वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी मैंने भी कभी एक्सप्लेनेशन पढ़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आईएएस कोड में कभी गिवन था नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, इसका अंडरस्टैंड करके आपको भी पढ़ाता हूँ अगले क्लास में। ठीक है, आपने बहुत से क्वेश्चन पूछा है, अगले क्लास में मैं ट्राई करता हूँ इसको इसका एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए bent up bar, development length of such bar is according to the development length of bar in tension, allowing for hooks and bends if provided। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट लेंथ ऑफ सच बार इज अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार इन टेंशन अलाउइंग फॉर हुक्स एंड बेंड। ठीक है, इन टेंशन जोन फ्रॉम द एंड ऑफ स्लोपिंग और इंक्लाइंड पोर्शन ऑफ बार्स। ठीक है, इन कंप्रेशन जोन फ्रॉम द मिड डेप्थ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप ये बार को ले गए, ठीक है, उसके बाद आप उसने उसका आपने समझ लीजिए 45 डिग्री पे आपने हुक के लिए दे दिया, तो डेवलपमेंट लेंथ इसका गिनना स्टार्ट कहां से करें हम। ठीक है, कहां से हम इसको काउंट करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट लेंथ है फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लोपिंग और इंक्लाइंड पोर्शन ऑफ द बार। ठीक है, इसका ठीक है, तो बेंटअप जब बेंटअप बार जैसे हम शियर रिइंफोर्समेंट देते हैं बेंटअप बार का, तो बेंटअप बार के लिए तो यहां पर तो हम समझ गए कि जहां पर आपका कर्व खत्म होता है तो वहां पर आपने शेयर इन्फोर्समेंट ऐसे दिया, तो आपके यहां से शुरू हो गया आपका डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ जो भी गिवन है वो यहां से शुरू हो गया। पर इंक्लाइंड बार जो हम देते हैं शेयर इन्फोर्समेंट के लिए, उसके लिए एंकरेज लेंथ कहां से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो इंक्लाइंड बार के लिए कहां से करेंगे, फ्रॉम एंड ऑफ स्लोपिंग और इंक्लाइंड पोर्शन, मतलब आपने ये बेंड किया और ये स्लोप यहां पर एंड हुआ, तो इसके बाद आपका जो लेंथ है, एक मिनट ना मैं अच्छे ड्रॉ करता हूँ इसको। ठीक है, तो जो आपका बेंटअप बार होता है, बेंटअप बार ऐसे होता है, तो जहां पर इसका स्लोप खत्म हुआ, जहां पर इसका स्लोप खत्म हुआ वहां से हम इसका डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ गिनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एल नॉट जो आपका एंकरेज लेंथ है वो आपका जब स्लोप जहां पर एंड होगा वहां से हम मेजर करना इसका स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर टेंशन जोन में है, अगर टेंशन जोन में, ठीक है, यहाँ पर तो जैसे आप समझ लीजिए कि आपका ये बीम है, तो बीम ऐसे बेंड हो रहा है। ठीक है, ऐसे बेंड हो रहा है बीम, तो यहाँ पर टेंशन है ना, तो टेंशन रीइंफोर्समेंट को ही ऊपर ले जाते हैं। तो अगर टेंशन रीइंफोर्समेंट को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो जहां पर वो खत्म हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, अगर वो आपका कंप्रेशन जोन में खत्म हो रहा है, जैसे यहां से हम इसको बेंड किए ऊपर ले गए, नीचे टेंशन है पर ऊपर तो कंप्रेशन है ना,
तो कंप्रेशन पे उसका स्लोपिंग एरिया एंड हो रहा है, ठीक है। तो हम वहां पर क्या करेंगे, कंप्रेशन जोन में अगर उसका स्लोपिंग एरिया आ रहा है तो हम वहां पर क्या करेंगे, उसके स्लोप के मिडिल से काउंट करना स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ, ठीक है। जो भी हमें वहां पे प्रोवाइड करना है वो हम इसके स्लोप के मिडिल से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर वो टेंशन जोन में बेंड अप होकर भी वो टेंशन जोन पर एंड करता है, ठीक है, तो वहां पर हम उसके स्लोपिंग जहां पे स्लोप खत्म हो रहा है वहां डेवलपमेंट लेंथ, इसका डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इतना भरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम डिजाइन में जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है। जनरली हम शेयर रिइंफोर्समेंट का एंकरेज लेंथ डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि एंकरेज हम कैसे देते हैं शेयर रिइंफोर्समेंट का और कितने एंगल में कितना एंकरेज लेंथ होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। तो 45 डिग्री पे 85, 90 डिग्री 45 डिग्री पे वैसे आपको होना चाहिए 45, ठीक है। बट यहाँ पर बस इस डायग्राम में प्रोवाइड कर दिया है 85, बट वैसे मिनिमम कितना है हमारा 45, ठीक है, मिनिमम हमारा 45 है, ठीक है। 90 डिग्री पे करेंगे तो कितना होगा 85, ठीक है। और अगर यू टाइप करेंगे तो कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा आपका हो जाएगा 16.5, ठीक है। यहाँ पर बस ये वाला स्ट्रेट लेंथ 4 है, पर वैसे पूरा अगर कर्व से आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा 16.5 का एंकरेज लेंथ आएगा, ठीक है, 180 डिग्री के लिए, ठीक है। और बाकी 35 का मैंने बता दिया है, अगर 35 होगा तो कितना होगा आपका ये एंकरेज लेंथ कितना होगा 12.5, ठीक है, अगर ये 135 डिग्री पे बेंड हुआ है, ठीक है। तो एंकरेज लेंथ समझ में आ गया सबको, एंड नॉट समझ में आ गया ना, कैसे डाया के हिसाब से होता है, ठीक है। डाया के हिसाब से और एंगल ऑफ जो भी एंगल कर्व के बाद बनता है उसके हिसाब से कैसे डेवलपमेंट लेंथ या फिर एंकरेज लेंथ को बदलता है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग वो वाली अब हम लोग फॉर्मूले वाली बात करेंगे, ठीक है। और कर्टेलमेंट, अब देखिए अब कर्टेलमेंट क्या होता है, देखिए जैसे आपका ये आपका बीम है, ठीक है, ये सपोर्ट है उसके, ठीक है। और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है कि नहीं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम का जहां पे यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट का आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 है ना। तो यहाँ पे आपको जो टेंशन स्टील आप देते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 है, ठीक है। तो कोड बोलता है कि जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है ना, वहां पर आप बार्स को कर्टेल तो कर सकते हो, बट आप तुरंत वहीं पर कर्टेल नहीं करोगे। जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है जिस सेक्शन पे, उससे थोड़ा आगे ले जाओगे रीइंफोर्समेंट को और उसके बाद उसको कट या कर्टेल करोगे। अब क्वेश्चन आता है कितना आगे ले जाए, ठीक है। तो ये कोड बताया है फॉर कर्टेलमेंट reinforcement shall extend beyond the point at which it is no longer required, beyond the point at which it is no longer required मतलब ऐसे एग्जांपल जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 है वहां पे एरिया ऑफ टेंशन स्टील आपको नहीं चाहिए, तो जहां पर समझ लीजिए कि आपके सपोर्ट, एक मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है आपको, तो उस वहां पर आप तुरंत वहीं पर कट नहीं कर देंगे, ठीक है, उसको उससे थोड़ा आगे ले जाएंगे, उसके बाद रीइंफोर्समेंट को कट करेंगे, कितना आगे, ठीक है। reinforcement shall extend beyond the point at which it is no longer required to resist bending for distance equal to d मतलब effective depth और 12 phi whichever is more, ठीक है। तो जब भी आप कर्टेल करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, एक तो आप देखेंगे इफेक्टिव डेप्थ कितना है और 12 phi, phi मतलब डाया, डाया किसका डाया, जिस reinforcement को आप कर्टेल कर रहे हो उसका डाया, ठीक है। तो आप डी देखोगे और 12 फाइव निकालोगे और फिर कंपेयर करोगे कि इन दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस किसका है, ठीक है। तो उतना ही आप रीइंफोर्समेंट को एक्सटेंड करोगे बियॉन्ड दैट पॉइंट जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हुआ है, ठीक है, ठीक है, whichever is more except as simple support और end of cantilever, ठीक है, समझ में आया, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट एट सिंपल सपोर्ट और एंड ऑफ कैंटिलीवर। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सपोर्ट पे डी और 12 तो ठीक है, पर हमें तो वहां पे डेवलपमेंट लेंथ भी चाहिए होता है ना। सपोर्ट पे तो हमें डेवलपमेंट लेंथ चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बस आपको सेक्शन समझाने के लिए बोला है, बट सपोर्ट पे हम डी आर 12 नहीं देते हैं, समझ रहे हो। सपोर्ट पे तो हम एलडी देते हैं ना। तो मैं डेवलपमेंट लेंथ पढ़ाया था, वो क्यों पढ़ाया था? वो सपोर्ट के अंदर रीइंफोर्समेंट जितना गया है, तो यहाँ पर ये कोडल वैल्यू यूज नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बस ये समझाने के लिए यूज किया था कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे 0 है उसके बियॉन्ड आपको ले जाना है, ठीक है। बट ये सपोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सपोर्ट्स पे आपका एलडी देते हैं हम, ठीक है, एलडी, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि यार कहाँ पर देते हैं, ठीक है। अब वो तो बताता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको बताता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए आपका कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम मतलब जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है ना, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ऐसा जाता है आपका, फिर यहाँ पे कहीं 0 होता है और फिर नेगेटिव होता है यहाँ पे बीच वाले सपोर्ट पे, और फिर यहाँ पे जाता है, ठीक है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, पर यहाँ पर ये वाली चीज यूज नहीं करनी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एलडी यूज करना है, डेवलपमेंट लेंथ। आपको यहाँ पे भी डेवलपमेंट लेंथ यूज करना है, ठीक है। पर तो हमने ये फर्स्ट वाला चीज पढ़ा है, फिर आप पूछोगे यार इसको यूज करना कहाँ है, ठीक है। तो आपको यूज करना है इसको इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पे। ये आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट है, क्या आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट, एंड सपोर्ट तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हम बार को यहीं रोक देते हैं, उसके बाद आगे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहां पे फिर बार प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे आपका स्टील बार, स्टील यहाँ तो डेवलपमेंट लेंथ दे दिया आपने, एलडी दे दिया यहाँ पे स्टील बार को, ठीक है। और यहाँ बेंडिंग मोमेंट आपका 0 हो गया, ठीक है। तो आप स्टील बार को यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले जाकर उसके बाद यहाँ पर कर्टेल कर देंगे, ठीक है। कितना आगे ले जाएंगे? डी या 12 ठीक है, समझ गए ना। तो ये डी या 12 जो है आपका उस सेक्शन के लिए है जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है और आपको रीइंफोर्समेंट कर्टेल करने की जरूरत है, पर सपोर्ट्स पे नहीं, ठीक है। आपका जो कंटिन्यूअस बीम्स होता है, कंटिन्यूअस बीम में इंटरमीडिएट सपोर्ट के इर्द गिर्द आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया मैंने कंटिन्यूअस बीम का, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम है। तो आपका जनरली आपका जो भी बिल्डिंग वगैरह होता है उसमें कंटिन्यूअस बीम ही होता है, ठीक है। सिंपली सपोर्ट कहीं नहीं होता, ठीक है। आपका कंटिन्यूअस बीम ही होता है, तो इसलिए कंटिन्यूअस बीम में हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है। और आपका जो इंटरमीडिएट, जो मिडिल वाला सपोर्ट होता है, उसके इर्द गिर्द बेंडिंग मोमेंट 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें आपका रीइंफोर्समेंट कर्टेल करना है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो वहां पर हम जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो रही है उसके बियॉन्ड डी या 12 जो भी ज्यादा वैल्यू है उतना हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो उन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको हम यूज कर लेंगे, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट। अभी बताइए पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट क्या होगा, आप ये पूछेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड नहीं, आप इसको मान लीजिए कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाया था, कैसे दिखाया था, ऐसे, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो होता है इसके वजह से क्या होगा, आपका बीम ऐसे बेंड करेगा, ठीक है, ऐसे बेंड करेगा इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से, मैंने बताया था। तो इसको क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। ये क्या कराएगा, सैग कराएगा। सैगिंग और हॉगिंग पढ़ी होगी ना आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। सैग मतलब बीम ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है। पर जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं ये वाला, यहां पर तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि सैगिंग में क्या होता है, नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन, ठीक है। पर जो मिडिल सपोर्ट है यहाँ पर आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो आपका कुछ बीम ऐसा बेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका बीम ऐसा बेंट होगा और फिर उसके बाद फिर से सैग करेगा, जैसे आपका लेफ्ट वाले पार्ट में कर रहा है, ठीक है। तो आपका बीम कुछ ऐसा बेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये वाला पार्ट जो है, एक मिनट, आपको ये वाला पार्ट जो है
जहां पर ऊपर टेंशन हो रही है और नीचे कंप्रेशन। जनरली क्या होता है, नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन, पर बीच वाले सपोर्ट पे जहां पर आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वहां पर आपका ऊपर टेंशन है और नीचे कंप्रेशन है। ठीक है, तो इस वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हॉगिंग। ठीक है, तो इसके लिए आपका रीइंफोर्समेंट कहां पर होगा, इसके लिए आपका जो सैगिंग है उसके लिए रीइंफोर्समेंट हम नीचे प्रोवाइड करते थे, है कि नहीं, बट इसके लिए जो है हम रीइंफोर्समेंट ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ऊपर। ठीक है, तो आपके कंटिन्यूअस बीम में, ठीक है, हाँ, हेयर डी इज डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है डी। ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाले सपोर्ट पे जहां पे हॉगिंग हो रही है तो वहां पे टेंशन ऊपर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसलिए वहां पे रीइंफोर्समेंट ऊपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और ये जो कि आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए हुआ है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव मोमेंट भी तो कहीं पर जीरो हो रहा है ना, यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ, उसके बाद नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, उसके बाद नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एक जगह पे जीरो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी समझ लीजिए कि ये सेक्शन है वो, ठीक है, ये सेक्शन है यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ, तो आप जो आपका नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट है आपको तुरंत वहीं पर कर्टेल नहीं कर देना है जहां पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया है। ठीक है, आपको उसको भी थोड़ा आगे ले जाना है। ठीक है, कितना आगे ले जाना है वही हम इस वाले कोड में समझेंगे। ठीक है, इसका तो हम समझ गए, समझ लीजिए आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ खत्म हुआ तो हम कितना आगे ले जाएंगे इसको, डी और 12 जो भी ज्यादा है। ठीक है, पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए कितना है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए क्या हमें सारे स्टील को आगे ले जाने हैं कि हमें सिर्फ कुछ स्टील को आगे ले जाना है और कितना लेंथ तक ले जाना है वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें मैं कुछ कुछ चीजें इरेज करता हूँ, सारी इरेज नहीं करता। ठीक है, हॉगिंग ये तो समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बोल रहा है एटलीस्ट 1/3 ऑफ पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट, 1/3 ऑफ पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट मतलब समझ लीजिए आपका एरिया ऑफ स्टील है AST। ठीक है, ये बोल रहा है AST/3, इतने को तो कम से कम कंटिन्यू करना ही है आपको। कितना कंटिन्यू, इन सिंपली सपोर्टेड बीम्स एंड 1/4 इन कंटिन्यूअस बीम, मतलब आपका जो सपोर्ट है, ठीक है, वहां पर तो आप AST/3 को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, बियॉन्ड द सेक्शन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। और कंटिन्यूअस बीम मतलब ये कंटिन्यूअस बीम है, तो कंटिन्यूअस बीम में ये आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट, तो यहां पर आपका AST/3 को आपको कंटिन्यू करना है, शुड गो इनटू द सपोर्ट फॉर लेंथ इक्वल टू LD/3। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप समझते हैं कि आपका ये तो आपने डी या 12/5 तो एक्सटेंड कर ही दिया, ये तो आपको सबको एक्सटेंड करना है, जितने भी बार्स हैं सबको एक्सटेंड करना है। ठीक है, पर अगर आपका डी या 12/5 में, ठीक है, डी या 12/5 तो सबको एक्सटेंड कर दिया, पर ये बोल रहा है डी और 12/5 को तो आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, वेरी गुड, बट आपका जो कंटिन्यूस सपोर्ट है उसमें आपका 1/3 जो एरिया ऑफ स्टील है वो तो कम से कम सपोर्ट के अंदर तक जाना चाहिए LD/3 तक। ठीक है, डी या 12/5 जो आपको देना है बियॉन्ड द सेक्शन बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, वो तो आपको सारे बार्स के लिए देना है, जितने भी बार्स हैं सबको आपको डी या 12/5 एक्सटेंड करना है आगे। ठीक है, पर आपके रीइंफोर्समेंट जितना है उसका 1/3, 1/3 एरिया आपका सपोर्ट के अंदर LD/3 तक तो जाना ही चाहिए। समझे, समझे कि नहीं? ठीक है, तो आपका सारे के सारे स्टील को डी या 12/5 बियॉन्ड द सेक्शन यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है उतना सबको ले जाना है। ठीक है, पर जो सपोर्ट है उसके अंदर भी आपको कम से कम 1/3 एरिया जो आपका स्टील है उसको LD/3 लेंथ तक ले जाना है अंदर सपोर्ट के। ठीक है, ठीक है, तो 1/3 ऑफ पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड मतलब यहाँ पे एंड में। ठीक है, और कंटिन्यू सपोर्ट है, अगर कंटिन्यूस बीम है तो उसके बीच वाले सपोर्ट में 1/4 ऑफ द पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट आपको LD/3 तक सपोर्ट के अंदर ले जाना है। ठीक है, चलिए,
हाँ, कंटिन्यूस सपोर्ट में AST/4 आपको सपोर्ट के अंदर तक LD/3 लेंथ तक ले जाना है, ठीक है। और सिंपली सपोर्टेड एंड पे मतलब एंड ऑफ सपोर्ट, मतलब जहां पे आपका बीम एंड हो रहा है वहां पर आपको 1/3 ऑफ टेंशन स्टील को, पॉजिटिव टेंशन स्टील जो आपने नीचे लगाया है उसको LD/3 तक सपोर्ट के अंदर ले जाना है, ठीक है। चलिए, at simple support and at point of inflection मतलब point of zero bending moment, जो मैं zero bending moment अभी तक बोल रहा हूँ उसको point of inflection भी बोलते हैं, ठीक है। Positive moment reinforcement shall be limited to a diameter such that LD computed from this equation is less than m1 by v by plus l naught। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका LD है, ठीक है, LD शुड बी लेस देन इक्वल टू m1 by v प्लस l नॉट। l नॉट क्या है, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम l नॉट किसकी हम बोल रहे थे, टेंशन स्टील। टेंशन स्टील में जो एंकरेज लेंथ होता है, ठीक है। कंप्रेशन स्टील में तो आपका एंकरेज लेंथ उसके इक्वल होता है डेवलपमेंट लेंथ के, ठीक है। बट टेंशन रीइंफोर्समेंट में एंकरेज लेंथ भी देते हैं हम l नॉट, है ना। हाँ, तो 4 बार में से सिर्फ एक बार को LD/3 तक एक्सटेंड करेंगे सपोर्ट के अंदर एट कंटिन्यूअस सपोर्ट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है वीर जायसवाल। चलिए, LD इज लेस देन इक्वल टू m1 by v प्लस l नॉट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको LD निकालना है नॉर्मली फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूले से निकाल लिया, उसके बाद आपको इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ये कंडीशन को अगर आप एक और तरीके से देखें तो L नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू LD माइनस m1 by v, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन एक्चुअली L नॉट के ऊपर है कि जो आपका एंकरेज लेंथ है, एंकरेज लेंथ क्या है आपका, सपोर्ट्स के मिड से जो आगे कितना जा रहा है आपका डाया, उसको हम L नॉट बोलते हैं। मैंने बताया था आपको कि L नॉट इतना तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो L नॉट तो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि आपका जो सपोर्ट का विड्थ है वो कितना है, क्लियर स्पेसिंग कितना है, वो सब तो फिक्स्ड है ना। हमारा कंट्रोल किस चीज पे है, कंट्रोल हमारा LD पे है। तो इसलिए हमने ऐसे नहीं बनाया फॉर्मूले को, हमने फॉर्मूले को इस तरीके से बनाया, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली आपका L नॉट का एक वैल्यू कितना होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। बट जो कि L नॉट हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि L नॉट तो डिपेंड करता है आपके सपोर्ट के विड्थ पे और कितना आपने क्लियर कवर दिया है एंड पे, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो तो IS कोर्ट ने बोल रखा है इतना तो होगा ही क्लियर कवर। तो इसलिए जिस चीज पे हमारा कंट्रोल है LD पे, उसके पर्सपेक्टिव से हमने फॉर्मूला बनाया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, चलिए पढ़ते हैं। LD शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल टू m1 by v प्लस l नॉट, ठीक है। l नॉट क्या होता है मैंने बता ही दिया था, l नॉट सम ऑफ एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट एंड द इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू ऑफ एनी हुक। मतलब जैसे समझ लीजिए ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट का मिड है, ठीक है, ये आपका रीइंफोर्समेंट आया। तो रीइंफोर्समेंट जितना आगे बढ़ा और जितना आपने उसको हुक दिया, ठीक है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जो आपका सपोर्ट के मिड से आगे है और जितना हुक का लेंथ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं L नॉट, ठीक है। कर्टेलमेंट मतलब यार राहुल स्टील को काटना, ठीक है, जहां पे आपकी स्टील की जरूरत नहीं है वहां पर आपने स्टील को काट दिया, ठीक है। तो कोड क्या बोलता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 है वहां पर आप स्टील को काट सकते हैं, बट सिर्फ उसी सेक्शन पे नहीं, उस सेक्शन से थोड़ा आगे ले जाकर काट सकते हैं, ठीक है। तो उसी काटने को हम कर्टेलमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कर्टेलमेंट के लिए कोड बोलता है, ठीक है। चलिए, तो समझ गया ना, L नॉट ये होता है आपका सपोर्ट के मिड से कितना आगे गया रीइंफोर्समेंट, ठीक है, उसको हम L नॉट बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका L नॉट समझ गया ना आप। एक तो आप क्या करेंगे, सपोर्ट समझ लीजिए आपका 400 mm का है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्लियर कवर मान लीजिए 25 mm का है, ठीक है। तो L नॉट कैसे निकालेंगे आप, देखो 400 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिड से हम काउंट कर रहे हैं, -25 इतना तो कवर में चला गया, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर आएगा हुक का लेंथ,
ठीक है। और हुक का लेंथ मैंने बताया ही है आपको, जितने डिग्री पे आप उसको बेंड करेंगे उसके हिसाब से हुक लेंथ आपका 4 डाया या 8 डाया या 12 डाया या 16 डाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एल नॉट को निकालेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए ना। V क्या है आपका, शेयर फोर्स एट द सेक्शन, मतलब जैसे शेयर फोर्स कैसे निकालते थे, जैसे व्यू निकालते थे हम, WU इंटू एल क्लियर, एल क्लियर यूज होता था ना व्यू निकालने के लिए बाई 2 सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो वैसे आप व्यू निकालेंगे, ठीक है। M1 क्या है, सपोर्ट्स पे जितने रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि मैंने ये बताया है कि कुछ रीइंफोर्समेंट कर्टेल हो जाते हैं या फिर कुछ रीइंफोर्समेंट को बेंट अप कर दिया, तो उतने रीइंफोर्समेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी रीइंफोर्समेंट आपके सपोर्ट पे अवेलेबल है उसके हिसाब से जो आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बनेगा वहां पर कंक्रीट का, ठीक है, कंक्रीट सेक्शन का, वो होगा M1। VW एल क्लियर बाई 2 से निकाल लेंगे, और एल नॉट तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो पहले क्या करना है आपको, एल डी निकालना है, फिर उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, the value of M1 by V is increased by 30% when the end of reinforcement are confined by compressive reaction, ठीक है। ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो एंड ऑफ सपोर्ट है वहां पे कंप्रेसिव रिएक्शन है, तो आपका LD इज लेस देन इक्वल टू M1 by V प्लस L नॉट, ये तो होता ही है। तो इसमें एक मिनट, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो आपका एल डी लेस देन इक्वल टू M1 बाई बी प्लस एल नॉट तो होता ही है। तो यहाँ पर एक आपका एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा, अगर आपका सपोर्ट्स पे कंप्रेशन कंप्रेशन है तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पर आएगा, कितने का आएगा, 1.3 का, ठीक है। 1.3 आप यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, वेज टू गेट डिजायर डेवलपमेंट लेंथ, डिजायर डेवलपमेंट लेंथ, डिजायर कितना, इतना डिजायर कि एलडी हमारा इस वाले वैल्यू से कम हो, कम हो, ठीक है, कम या इक्वल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एलडी का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY इंटू डाया अपॉन 4 टाउ BD, ठीक है। तो इसमें तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर M1 कैसे निकलता है हमारा, M1 आपको पता है ना, 0.87 FY इंटू AST है ना, इंटू D माइनस 0.42XU। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर आप बेंट अप बार यूज कर रहे हैं तो बेंट अप बार यूज करेंगे तो आपका सपोर्ट पे AST कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बेंट अप बार के लेंथ, बेंट अप बार के नंबर्स को कम कर देंगे, बेंट अप बार नहीं यूज करेंगे या फिर AST बढ़ा देंगे। तो अगर AST बढ़ा देंगे तो M1 अपने आप बढ़ जाएगा, है कि नहीं, और जब M1 अपने आप बढ़ जाएगा तो ये वाला कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील टू हैव लेसर वैल्यू ऑफ एलडी, है ना। 1.3 एफओएस नहीं है यार, वो 1.3 आपका सिर्फ अगर कंप्रेशन पैदा हो रहा है सपोर्ट पे तो उसको कंसीडर करने के लिए हम 1.3 यूज करते हैं, कोई एफओएस नहीं है वो, ठीक है। तो चलिए, तो पहला कंडीशन क्या है, एलडी की वैल्यू, एलडी का फॉर्मूला पता है, तो अगर एलडी को आपको कम करना है ना, कम ही तो करना है एलडी को, तो इसमें हम डाया को कम कर दो, तो देखो आपका रीइंफोर्समेंट का डाया है उसको कम कर दो, है ना, तो एलडी अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एल नॉट बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है। इंक्रीज वैल्यू ऑफ एल नॉट कैसे करोगे, मैंने बताया था, अगर 90 डिग्री बेंड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इस वाले चीज की, कितनी वैल्यू अगर 90 डिग्री बेंड करेंगे, 85। तो अगर तब भी ये एलडी से बड़ा नहीं आया तो क्या करेंगे, आप 180 पे प्रोवाइड कर देंगे हुक को, 180 पे, ठीक है। अगर 180 पे प्रोवाइड कर देंगे 16.5 हो जाएगा, 16.5 हो गया तो एल नॉट और बढ़ जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बेंट अप बार, ये मैंने कहा था, अगर बेंट अप बार रिड्यूस कर देंगे आप तो जो आपका एरिया ऑफ स्टील अवेलेबल एट सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब एरिया ऑफ स्टील बढ़ जाएगा तो M1 बढ़ जाएगा, M1 बढ़ जाएगा तो M1 बाई V प्लस L नॉट LD से बड़ा आ जाएगा, ठीक है।
हाँ बेंटअप वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें दोनों ही चीज देखनी पड़ेगी कि स्टिरअप का एरिया तो इफेक्ट नहीं हो रहा, क्या करेंगे हम बेंटअप बार देंगे ही नहीं, हम सिर्फ वर्टिकल स्टिरअप देंगे। मैम ने एक बार कहा था ना कि हम बेंटअप बार प्रोवाइड नहीं करते हैं आजकल, इसलिए नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स भी आगे आ सकती है कि आपकी डेवलपमेंट लेंथ का या फिर एंकरेज लेंथ का जो ये रिक्वायरमेंट है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो जनरली हम बेंटअप बार देना अवॉइड करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। बेंटअप बार दिया ही नहीं तो एरिया ऑफ स्टील जो अवेलेबल है सपोर्ट पे वो ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो M1 ज्यादा आएगा, M1 ज्यादा आएगा तो M1 by B प्लस L नॉट की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। ठीक है, और वो ज्यादा आएगी तो LDA ज्यादा आएगी और कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। M1 is the value of moment of resistance due to the bars which are continued till the support of the beam. If in case the bars are bent up or curtailed before the support, then only those bars which are continued till the supports are considered for the calculation of F1. ये तो मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है ना। प्रिंस यार डेवलपमेंट लेंथ फॉर सिंगल बार का टेबल बहुत पीछे है अभी यार, वो रिपीट तो नहीं कर पाएंगे, आप वीडियो में देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा क्योंकि अभी क्लास तो ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ये आप हमेशा देखना क्वेश्चन में कि जितने भी आपके बार्स हैं उसमें से अगर बार्स कुछ कर्टेल हो रहे हैं या बेंटअप हो रहे हैं, जितने बेंटअप हो गए हैं या कर्टेल हो गए हैं उसको आप M1 की कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए आप 5 बार हैं 25 mm डाया के, तो अगर उसमें बोला है कि 2 बार हमने बेंटअप कर दिए हैं तो आपके एरिया ऑफ स्टील का जो वैल्यू है वो आप 3 बार्स का ही यूज करेंगे मोमेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, M1 की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये चेक समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ कहाँ कहाँ चेक करनी चाहिए वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, स्टिरअप्स के लिए सिंपल सपोर्ट पे डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ता है, कैंटिलीवर पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रही है। ठीक है, तो वो मैंने बताया था कि आपको जहाँ पे भी आप कटेल कर रहे हो उससे आगे D या 12.5। ठीक है, या फिर आपका जहां पर आपका सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ है तो वहां पर हम उसके बियॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ देते हैं LD। ठीक है, जहां भी आपको बार कट ऑफ करनी है, ठीक है, तो वहां पर भी आप LD का ये जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल अभी करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में करें बताओ, आज क्लास तो काफी एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, LD का एक फॉर्मूला पढ़ा 0.87 FY इंटू 5 अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, और एक हमने पढ़ा LD शुड बी लेस देन इक्वल टू L नॉट प्लस M1 बाई BU। ठीक है, तो यही दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं दो से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे। ठीक है, फिर जो है न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो गया है क्लास ऑलरेडी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। ट्रांसफर्स टाई आपका यार कॉलम में यूज होता है। ठीक है, तो वहां मैं आपको जब कॉलम पढ़ाऊंगा ना तो कुछ समझा दूंगा। ठीक है, देखिए मैम ने कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए प्लीज। ठीक है, तो सेक्शन 26 है आपका, जो आपका डिटेलिंग और बॉन्ड के लिए आपको इंस्ट्रक्शन बताता है, वो सारे पढ़िएगा। ठीक है, कोड प्रोविजन मैंने बताया ना, कोड प्रोविजन में यही होता है कि आपका जो आपका जहां पर आपको कर्टेल करना है रीइंफोर्समेंट, उसको आपको D या 12.5 से आगे ले जाना है। ठीक है, और सपोर्ट पे एटलीस्ट आपको LD/3 आपको ले जाना है आपके टेंशन स्टील के 1/3 एरिया को या 1/4 एरिया को, वो डिपेंड करेगा आपका कंटिन्यूस सपोर्ट है या आपका सिंपली सपोर्ट है। ठीक है, एंड सपोर्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से कोडल प्रोविजंस होते हैं, और मेन कोडल प्रोविजन हमने आपको बता ही दिया है कि LD शुड बी लेस देन इक्वल टू M1 by B प्लस L नॉट। ठीक है, और कोई डाउट पूछिए अगर इस पे है तो, क्योंकि हम क्लास एंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम काम करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए सर क्लास को एंड करते हैं, ये न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, तो ये मैंने अभी तक इस तरह कहा था कि आप देख लेना ये क्वेश्चन, अगर आप ये खुद ट्राई कर पाओ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में तो हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं एंड करता हूँ क्लास को।